हेलो नमस्कार दोस्तों। पिता का कर्ज बेटी से मांगने आया साहूकार। भरी पंचायत में बेटी ने जो साहूकार को बात कही, सभी के होश उड़ गए। गांव का नाम सीतापुर था, जो राजस्थान के सूखे और धूल भरे इलाके में, खेती बाड़ी इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की गाड़ी नहीं आना जाना होता था, न रेलवे की सुविधा है। यहाँ की मिट्टी पथरीली थी और खेती बाड़ी करना यहाँ के लोगों को किसी चुनौती से कम नहीं था। इस छोटे से गांव में लगभग 200 परिवार रहते थे और कुछ बढ़ के 250 परिवार हुए थे और सभी एक दूसरे से परिचित थे। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी, लेकिन वहां की किसानी और खेती अधिकांश गरीबों में जी रहे थे। साहूकार जैसे लोग इस स्थिति का लाभ उठाते थे। राधिका के पिता मोहनलाल भी उन गरीब किसानों में से एक थे। मोहनलाल एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। वह अपने छोटे से परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा और एक बेटी राधिका थी। सुमित्रा एक सीधी साधी महिला थी जो घर के कामों में लगी रहती थी। राधिका उनकी इकलौती संतान थी और उसकी उम्र करीब 17 साल की थी। गांव के बाकी लड़कियों की तरह राधिका भी गांव के स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद घर के कामों में हाथ बटाने लगी। मोहनलाल उनके जो पिता थे, उनका सपना था कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे घराने में करे ताकि उसको मेरी जैसी परेशानी या गरीबी में रहने को ना मिले। लेकिन गांव की तंगी और साहूकार के कर्ज से ने उनके इस सपने को कठिन बना दिया था। मोहनलाल ने कुछ साल पहले साहूकार से एक मोटी रकम उधार ली थी जो कर्ज के रूप में लिया था। वह पैसा वह किसानी और कृषि में लगा दिया था, क्योंकि परिवार की ज़रूरतें बढ़ रही थी और फसलें लगातार खराब हो रही थी। वह जानता था कि यह कर्ज उसे जीवन भर बोझ की तरह ढोना पड़ेगा, लेकिन परिवार के लिए उसे यह कदम उठाना ही बड़ा वक्त लगा। वक्त बीतता गया और मोहनलाल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। वह साहूकार के कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। इस बीच मोहनलाल की तबीयत भी अचानक से बिगड़ने लगी थी। वह कई दिनों तक बीमार रहा करता था, कभी डॉक्टर के पास तो कभी वैद्य के पास। कई तरह की दवाइयाँ खाता था, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर के अस्पताल में अच्छा से इलाज करवा सके ताकि उसे अच्छा कर सके। गांव के वैद्य ने उसे कुछ दवाइयाँ दी थी जिसे वह खाया करता था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में मोहनलाल की बीमारी से उसके परिवार से दूर कर दिया। उसकी मृत्यु हो गई। मोहनलाल की मृत्यु के बाद राधिका और उसकी मां पूरी तरह से अकेली पड़ गई। वह अंदर से टूट चुकी थी। परिवार के ऊपर पहले से ही साहूकार का कर्ज था और वह कर्ज और भारी लगने लगा था। सुमित्रा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अब हमें इस घर को संभालना होगा राधिका। तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की, लेकिन अब सब कुछ हमारे कंधों पर है। राधिका ने अपनी माँ का हाथ थामकर कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी माँ, आप चिंता मत करो। मोहनलाल की मृत्यु के बाद कुछ दिनों बाद साहूकार, जिसका नाम श्यामलाल था, पहली बार उनके घर पहुँचा। श्यामलाल गांव का सबसे धनी आदमी था। उसकी चालाकी और लालच के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वह बहुत लालची और अमीर था। वह लोगों को पैसे दिया करता था। वह हमेशा गरीब किसानों से कर्ज वसूलने के लिए किसी न किसी बहाने से आता रहता था। श्यामलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी और सुमित्रा से दरवाज़ा खोला। श्यामलाल ने आंखों तिरछी करते हुए कहा, मोहनलाल का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, अब तुम्हें वह कर्ज चुकाना होगा। सुमित्रा के चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साहूकार से हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है श्यामलाल जी। मोहन के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो श्यामलाल की आंखों में लालच भरा था। वह उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। उसने कहा, तुम्हारे पास ज़मीन है, घर है, अगर कर्ज नहीं चुका पाई तो मुझे वह सब लेना पड़ेगा। राधिका, जो अंदर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, बाहर आई और साहस के साथ बोली, हम कर्ज जरूर चुकाएंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। श्यामलाल हंसते हुए बोला, वक्त मैंने तुम्हारे पिता को भी बहुत सारा दिया था, लेकिन वो भी तो नहीं चुका पाए। मुझे कर्ज दिए बहुत साल हो गए, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं लौटा पाया। लेकिन अब और नहीं हो सकता। अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी ज़मीन और घर अपने नाम कर लूँगा। यह कहकर श्यामलाल वहाँ से चला गया, लेकिन उसने राधिका और उसकी माँ के दिलों में डर और चिंता का बहुत भय लगने लगा। राधिका ने श्यामलाल की धमकियों से परेशान होकर गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव के मुखिया जो
था, एक दिन सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, वे राधिका की बात सुनी और पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत का आयोजन गांव के पुराने पेड़ जो होता है उस पेड़ के नीचे किया गया, जहां बरगद का पेड़ कहा जाता था, जहां हर विवाद का समाधान निकाला जाता था। उस दिन पूरा गांव पंचायत के उस विशेष आयोजन में इकट्ठा हुआ। राधिका और उसकी मां सुमित्रा भी वहां पहुंची और उसके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहे थे। श्यामलाल भी वहां पहुंचा, अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। उसे पूरा यकीन था कि पंचायत भी उसकी ही बात मानेगी, क्योंकि उसका गांव में काफ़ी प्रभाव था। वह हर ज़रूरत लोगों को वो पैसा दिया करता था, इसलिए उसे भय डर कुछ नहीं था। मुखिया रामनाथ ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम यहाँ एक गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मोहनलाल जो इस दुनिया से चले गए हैं, पर साहूकार श्यामलाल का कर्जा बाकी है। अब सवाल यह है कि वो तो मोहनलाल इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसका कर्ज अभी उसके सिर पर है, जो उस माँ बेटी को बहुत सता रही है। इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए और क्या इसका कोई उचित समाधान निकल सकता है? श्याम ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने मोहनलाल को काफ़ी वक्त दिया, मैंने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन अब समय आ गया है कि उसका परिवार यह कर्ज चुकाएगा, नहीं तो मैं उसका घर या ज़मीन लिखना पड़ेगा। अगर यह कर्ज नहीं चुका जाता तो मुझे मजबूरन उसकी ज़मीन और घर लेना पड़ेगा। पंचायत में बैठे सभी लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए। गांव के लोग जानते थे कि श्यामलाल कितना निर्दयी लोग है, वह लालची व्यक्ति है। राधिका और उसकी मां को अपनी ज़मीन और घर खोने का डर सताने लगा, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप सुन रही थी और उसके मन में चल रहा था। पंचायत में श्यामलाल की बातें सुनने के बाद राधिका ने अपनी जगह से खड़ी होकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और साहस था, वह उसके अंदर साहस झलक रहा था। उसने पंचायत के सामने कहा, मैं मानती हूँ कि मेरे पिता ने श्यामलाल जी से कर्ज लिया था, लेकिन इस कर्ज की शर्तें क्या थी और इसका कोई नहीं जानता, और कितनी राशि चुकाई गई थी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। श्यामलाल थोड़ा असहज हो गया। वह सोच रहा था कि राधिका जैसी युवा लड़की उसके सामने इस तरह से सवाल उठाएगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। वह मन ही मन थोड़ा श्यामलाल डरने लगा था। राधिका ने आगे कहा, श्यामलाल जी, क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है कि मेरे पिता ने कितना कर्ज लिया और कब चुकाना था? मेरे पिता ने मेहनत की, फसलें बेची, लेकिन फिर भी कर्ज का बोझ बढ़ता गया। हमें यह जानना होगा कि कर्ज की राशि सही क्या थी और आपने कितनी ब्याज दर से कर्ज दिया था। पंचायत में सभी लोग यह चुप हो गए। यह बात सुनकर सभी पंचायत के लोग हैरान से राधिका की ओर देखने लगे। श्यामलाल के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था, वह सिर्फ मौखिक रूप से कर्ज की राशि दिया करता था और इसका कोई हिसाब किताब पंचायत के सामने पेश नहीं कर पाया। तो श्यामलाल ने गुस्से में कहा, तुम एक लड़की हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जो मैंने कहा वह सही है, तुम्हारे पिता ने मुझसे बड़ी रकम ली है। राधिका ने शांति में जवाब दिया, मैं एक लड़की जरूर हूँ, लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने पिता की मेहनत और परिवार की संपत्ति की रक्षा कर सकूं, जो आप लोग इसे क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं। आपसे मैं बस यही मांग रही हूं कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश करें। अगर मेरे पिता ने कर्ज लिया था तो वह कितना था और कितना चुका दिया गया। राधिका के साहस और उसके तर्कों से पंचायत के बुजुर्ग प्रभावित हो गए। वह बार बार हैरान होकर राधिका की तरफ देख रहे थे कि एक लड़की होकर यह क्या बोल रही है। मुखिया रामनाथ ने भी श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, राधिका का सवाल सही है। अगर तुम वाकई कर्ज की वसूली करना चाहते हो तो हमें ठोस प्रमाण चाहिए। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है वो तुमको पैसा लौटाया होगा। श्यामलाल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसने गांव में अपने प्रभाव का इस्तेमाल लोगों को हमेशा डराया करता था, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। राधिका की सच्चाई और साहस के सामने श्यामलाल की चालबाजी बेनकाब हो गई। पंचायत ने निर्णय लिया कि जब तक श्यामलाल कर्ज का कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता, तब तक वह राधिका और उसकी मां से कर्ज की मांग नहीं कर सकता। इसके अलावा पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि श्यामलाल को गांव के दूसरे गरीब किसानों से भी कर्ज के नाम पर किए गए अत्याचारों का हिसाब देना होगा। यह बात सुनकर श्यामलाल, जो अब तक खुद को
अजय समझता था, वीरप्पन समझता था, पंचायत के इस फैसले से बुरी तरह हिल गया। उसे समझ आ गया कि गांव की एक साधारण लड़की ने, जो नाम राधिका थी, उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी है। पंचायत के फैसले के बाद राधिका और उसकी मां ने राहत की सांस ली। राधिका के साहस ने न केवल उनके परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को साहूकार के आतंक से मुक्त करा दिया। और जो श्यामलाल था वह मन ही मन बहुत क्रोधित था, मन ही मन बहुत गुस्सा कर रहे थे। गांव के लोग अब राधिका को सम्मान की नज़रों से देखने लगे। उन्होंने उसकी बहादुरी और हिम्मत की सराहना की और राधिका गांव की न्यायिका बन गई। वह एक पहली लड़की थी जो इस तरह से साहूकार से बात कर रही थी। श्यामलाल की हार के बाद गांव में उसका दबदबा खत्म हो गया। लोग अब उसकी चालों में वाकिफ़ हो चुके थे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। उनकी दादागिरी का आतंक अंत हो चुका था। राधिका ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया और गांव में उसका नाम इज्जत और आदर से लिया जाने लगा। इस साधारण सी लड़की ने न जाने इस तरह राधिका की कहानी एक उदाहरण बन गई है कि कैसे एक साधारण लड़की भी अपने साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी चुनौती को सामना कर सकती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और आप अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही ऐसे वीडियो को आप लोग को लेकर आएंगे। मेरा इस कहानी का सुनाने का मकसद ये नहीं कि आप लोग को परेशान करूं। मेरा सुनाने के एक मकसद है कि आप लोगों के समाज में इस तरह की अगर घटना होती है तो आपको आगे आके बोलना चाहिए। आपको किसी से डरने और भय की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप जो भी काम करें उस सबूत के साथ काम करें। तब तक के लिए जो भी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को कमेंट में नाम ले लिया करूँगा ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले और मुझे भी। अब मैं इस तरह से कहानी और भी लाऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।